हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। आज मैं आपके लिए वो 50 सवाल लेकर आया हूँ जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म और ऑप्शन डी आजीविका। तो उन्होंने जो धर्म अपनाया था वो था बौद्ध धर्म। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया था। अब कलिंग युद्ध में बहुत सारी लाशें गिरी, बहुत सारे खून हुए। इसको देखकर उनका अशोक का मन विचलित हुआ और उन्होंने जो है साम्राज्यवादी नीति को त्याग कर बल्कि अब जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और धम्म नीति का प्रयोग किया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश को एक्सिस पावर्स के नाम से नहीं जाना जाता था? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है जापान एंड ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर हम जर्मनी, इटली और जापान की बात करें तो ये जो है एक्सिस पावर के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, जर्मनी, इटली, जापान। जिसको नहीं जाना जाता था एक्सिस पावर के नाम से वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका को मित्र पावर्स या मित्र शक्ति के नाम से भी जाने जाते थे ये लोग। ठीक है, इनका हम वो देख लेते, व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य रूप से दो गुट में बटे हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी पार्टिसिपेट किए थे वो दो गुटों में बटे हुए थे। पहला था एक्सिस पावर्स, जिसमें हमने बात करी जर्मनी, इटली और जापान था। ठीक है, और जब मित्र राष्ट्रों की बात करें हम तो मित्र राष्ट्रों में यूएसए, ब्रिटेन और सोवियत संघ और फ्रांस। यूएसए, ब्रिटेन, एक बार आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस, ये जो है मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित थे। बार बार ये हम भूल भी जाते हैं और बार बार ये क्वेश्चंस आते भी हैं, तो इम्पॉर्टेंट है और इसलिए इसको आप एक बार अच्छे से देख लो। ओके, कि वो कौन कौन से राष्ट्र हैं मित्र राष्ट्रों में। तो मित्र राष्ट्रों में फिर से देख लेते हैं, यूएसए, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस। और जबकि अगर हम एक्सिस पावर केंद्रीय शक्तियों की बात करें तो हम जर्मनी, इटली और जापान देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शंस ए हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड मेयो। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय में गवर्नर जनरल था, याद रखना। व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक था। कब से कब था? 1856 से 1862 तक था, इसीलिए भारत का पहला वायसराय भी ये माना जाता है। ठीक है, 1858 में उन्हें भारत का पहला वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो गांधी इरविन समझौता, पहले ऑप्शन देख लेते हैं किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1929, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1935 एंड ऑप्शन डी है 1942। तो जो हमारा आंसर सही है वो आंसर बी हो जाएगा सही। 1931 में जो है गांधी और इरविन के बीच 11 मुद्दों पे जो है समझौता हुआ था। ठीक है, देख लेते ये इसकी व्याख्या। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच यह समझौता हुआ था और इसके तहत गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की थी। गांधी जी ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की जो है पहली बार सहमति व्यक्त की है। तो गांधी जी की बात करें तो सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों में जो है भाग नहीं लिए थे, बल्कि क्या है सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे। आप लोग कमेंट करके बताओगे कि जो तीनों में ही किसने भाग लिया था, कौन ऐसे देश के हमारे कौन नेता थे जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे? आप ये कमेंट करके बताओगे। अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में मैं आंसर इसका डाल दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म और ऑप्शन डी सिख धर्म। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म जो है, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियां और ये बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है।
क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है और ये 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी तुर्की एंड ऑप्शन डी फारसी। ठीक है, तो जो उनकी आधिकारिक भाषा थी वो थी फारसी। मुगलों की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। जबकि जो है बाबर ने बाबरनामा लिखा था किसमें? बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था। ओके, याद रखना, बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में। और उनकी और मुगल संपूर्ण मुगल साम्राज्य की बात करें तो उनकी आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी। ओके, पर्वतों का सागर किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अलास्का, ऑप्शन बी है ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी है नेपाल एंड ऑप्शन डी है चिली। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, ब्रिटिश कोलंबिया को जो है पर्वतों का सागर कहा जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। कनाडा के पश्चिम तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया अपनी असंख्य पर्वत श्रृंखलाओं जैसे रॉकीज, कोस्ट रेंज के कारण जो है पर्वतों का सागर कहलाता है। ठीक है, पर्वतों का सागर क्यों कहलाता है? क्योंकि वहाँ पे जो है असंख्य पर्वत हैं, छोटे छोटे, और कुछ बड़े पर्वत हैं जैसे रॉकीज और कोस्ट रेंज जैसे बड़े पर्वत भी वहाँ पे हैं। इसलिए कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को क्या कहा जाता है? पर्वतों का सागर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सॉरी, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी टॉलमी एंड ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज एंड ऑप्शन डी अरस्तु। ओके, तो जो हमारा ऑप्शन, जो आंसर सही है वो है सी, इराटोस्थनीज। ओके, इराटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, जो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था वो थे इराटोस्थनीज, और पृथ्वी की परिधि की गणना करने का प्रयास भी उन्होंने किया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? क्या पूछ रहे हैं? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बूलर जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ओके, अगर हम डल झील की बात करें या वुलर झील, दोनों ही मीठे पानी की झील हैं। ठीक है, और चिल्का और सांबर झील ये दोनों ही खारे हैं। ठीक है, और डल और वुलर जान दोनों ही मीठे हैं। ओके, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है और हम हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए है संक्रांति, ऑप्शन बी है विषुव, ऑप्शन सी है अपसौर एंड ऑप्शन डी है उपसौर। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा विषुव। बी आंसर सही हो जाएगा। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा विषुव। ओके, व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम। विषुव वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर, याद रखना कब कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है, जब सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिससे दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं, ये हमारा ग्लोब हो गया, एक रॉब बना रहे हैं। ठीक है, मान लो ये विषुवत रेखा है। जब इसी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जो है ऐसे लंबवत चमकती हैं, तब जो है दोनों गोलार्धों में दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, दिन और रात क्या होते हैं? समान होते हैं। वो कौन कौन से दिन? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम और भारतीय मानक समय रेखा के बीच कितना अंतर है? तो अंतर है, ऑप्शन हम देख लेते हैं पहले। ए है 4.5 घंटे, मीन्स 4 घंटे 30 मिनट, बी 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी 6 घंटे 30 मिनट एंड ऑप्शन डी 7 घंटे 30 मिनट। जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री है। कितना है? 82.5 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिंधु नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी सिपकिला दर्रा एंड ऑप्शन सी जो बुर्जिल दर्रा एंड ऑप्शन डी दमचौक से।
तो भारत में जो है सिंधु नदी प्रवेश करती है दमचौक से, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लद्दाख के दमचौक से जो है सिंधु नदी जो है प्रवेश करती है। लद्दाख के दमचौक से जो है सिंधु नदी प्रवेश करती है। और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत से होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। सिंधु नदी तिब्बत से निकलने के बाद भारत में लद्दाख के दमचौक के पास से प्रवेश करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी भाग 4। जो आंसर सही है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। भाग 2 में जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ओके, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की नागरिकता से संबंधित है, जिसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता मीन्स कि हम सब किसके नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। धन विधेयक को कहाँ पेश किया जा सकता है? हमारे ऑप्शन है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में, ऑप्शन डी संसद के संयुक्त सत्र में। और वो केवल लोकसभा में हो सकता है, तो 14 का ए सही हो जाएगा, केवल लोकसभा में। ओके, भारत के संविधान में आपातकाल के प्रावधान को किस देश से लिया गया है? तो हम देख लेते किस देश से लिया गया। हमारा ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो आपातकाल का प्रावधान जो है वो जर्मनी से लिया गया है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जर्मनी से जो है आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो हमारा जो सही है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है पहला भाषाई राज्य बना था। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, जो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? मीन्स राज्यपाल गवर्नर को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति एंड ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। किसकी सलाह पे? मुख्यमंत्री की सलाह पे जो है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी प्लीहन, ऑप्शन डी थायराइड। थायराइड तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अग्न्याशय। पेनक्रियास से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टंगस्टन का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है? तो टंगस्टन का मुख्य रूप से किस में किया जाता है हम देख लेते हैं किस में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बल्ब के फिलामेंट में, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक हीटर में, ऑप्शन सी है फ्यूज तार में एंड ऑप्शन डी है बैटरी इलेक्ट्रोड में। तो ऑप्शन बी सही नहीं होगा, डी सी भी नहीं सही होगा, बी भी नहीं सही है एंड डी भी नहीं सही है, बल्कि इसका प्रयोग ए में किया जाता है, बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग किस में किया जाता है? बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है उसका बहुत अधिक है टंगस्टन का, जिसके कारण जो है वो उच्च तापमान पर बिना पिघले चमकता रहता है, इसलिए जो है बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वॉट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डेसिबल एंड ऑप्शन डी हर्ट्ज। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के एंड ऑप्शन डी विटामिन सी। ओके, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार हम
सेम मिस्टेक्स करते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। देखो विटामिन ए, डी, ई, के, अगर हम इनकी बात करें तो ये वसा में घुलनशील है। ओके, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों जो है जल में घुलनशील हैं। याद रखना, जल में दोनों घुलनशील हैं, बी और सी। तो ए ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। हमने ए डी ई के की बात करी, ए डी ई के की बात करी, तो ये किस में है? ये जो है वसा में घुलनशील है। और सी, बी और सी की बात करें तो जल में। ऐसे भी याद, क्वेश्चन देख लेते हैं। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है ए है आंखों को, बी फेफड़े, सी मसूड़े, डी त्वचा। तो जो है पायरिया का नाम आपने सुना होगा, मसूड़ों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो बी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मसूड़े। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अचानक कमी किसका संकेत है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मौसम साफ होने का, ऑप्शन बी ठंड बढ़ने का, ऑप्शन सी वर्षा होने का, और ऑप्शन डी तूफान आने का। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तूफान आने का। वायुमंडलीय दाब अगर अचानक कम हो जा रही है तो तूफान आने का संकेत है, क्योंकि कभी भी हवाएं जो है हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर की ओर बढ़ती हैं। अगर यहाँ पे बिल्कुल वायु है ही नहीं है तो क्या करेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ेगा, जिससे क्या है? तूफान आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नीति आयोग का गठन किस संस्था के नाम पर किया गया था? तो नीति आयोग, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, एंड डी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वस्तुओं के मूल्यों में कमी, मुद्रा के मूल्यों में वृद्धि, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि, और रोजगार के अवसर में वृद्धि। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि। ओके, इसमें क्या होता है, सिंपली समझना कि इसमें क्या होता है, कीमतें बढ़ जाती हैं, बस कीमतें क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। बिहू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है असम, एंड ऑप्शन सी है ओडिशा, एंड ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, असम। बिहू जो है असम का जो है वो लोक नृत्य है। देख लेते हैं ऑप्शन, व्याख्या देख लेते हैं। बिहू असम का एक प्रमुख त्योहार और लोक नृत्य है जो फसल कटाई के मौसम के दौरान मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो जो है नेशनल स्पोर्ट डे जो है किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन डी पीटी उषा। तो मेजर ध्यानचंद, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। ओके, 29 अगस्त को इनका जन्म दिवस होता है, और इसी दिन को हम क्या करते हैं? स्पोर्ट डे के रूप में मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में मनाते हैं। ओके, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पेरिस, एंड ऑप्शन डी लंदन। जो ऑप्शन सही है वो है सी पेरिस। ओके, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो वो पेरिस है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र बेसिन, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी गोदावरी, एंड ऑप्शन डी गंगा बेसिन। तो जो ऑप्शन सही है वो है डी, गंगा बेसिन जो है भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कौन सा तत्व प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए मिलाया जाता है, या जिसे हम वल्कनीकरण कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। सो जो आंसर ऑप्शन सही है वो है बी सल्फर। सल्फर को जो है रबड़ को और अधिक मजबूत और इलास्टिसिटी उसकी अच्छी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में रबड़ को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, जिससे यह मजबूत, लोचदार और तापमान के प्रति अधिक प्रतिरोधी बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1914 एंड ऑप्शन डी 1918। तो टाइटैनिक जहाज जो है वो 1912 में डूबा था, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। टाइटैनिक जहाज 15 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा के दौरान एक हिमखंड से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूब गया था। अभी टाइटैनिक का मूवी अगर आपने नहीं देखा तो एक बार मूवी जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद एंड ऑप्शन डी आम। ये बहुत कंफ्यूजन भरा सवाल है। राष्ट्रीय वृक्ष पूछा है तो हम कभी पीपल लगा देते हैं, पीपल गलत है। कभी नीम लगा देते हैं, ये भी गलत है। आम भी गलत है। सही ऑप्शन है सी बरगद। बरगद जो है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा क्या है? बरगद, जिसको हम बनियान ट्री भी बोलते हैं। ओके। चीन की दीवार का निर्माण मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया गया था? तो चीन का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, ऑप्शन सी उत्तरी हमलावरों से सुरक्षा के लिए एंड ऑप्शन डी महान सम्राटों के सम्मान के लिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तरी हमलावरों से सुरक्षा के लिए जो है चीन ने एक लंबा सा दीवार बनाया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्वर्ण खनन से, ऑप्शन बी राजमार्ग नेटवर्क से एंड ऑप्शन सी रेलवे नेटवर्क से एंड ऑप्शन डी नदी जलमार्ग से। तो जो ऑप्शन सही है बी राजमार्ग नेटवर्क से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ये सड़कों का है। ठीक है, ये जिसकी 4 लेन सड़कें बनती हैं इसमें, और ये जो है राजमार्ग से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। आनुवंशिकता के नियम दिए थे। अब देखते किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड ऑप्शन सी है ग्रेगर मेंडल एंड ऑप्शन डी है लुई पॉस्चर। तो जो हमारा ऑप्शन सही है वो सी है। ग्रेगर मेंडल ने जो है मटर पे ये शोध किया था और वहाँ पे उन्होंने जो है आनुवंशिकता का नियम दिया था। तो आनुवंशिकता का नियम किसने दिया? ग्रेगर मेंडल ने दिया। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए संतोष यादव, ऑप्शन बी बचेंद्री पाल, ऑप्शन सी अरुणिमा सिन्हा एंड ऑप्शन डी प्रेमलता अग्रवाल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बचेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन? बचेंद्री पाल। ओके, अब कब इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतह करी थी? 1984 में जो है ये माउंट एवरेस्ट पे गई थी। ठीक। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी सिनेमा एंड ऑप्शन डी खेल। तो ऑस्कर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है सिनेमा जगत को दिया जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कि वर्ल्ड लेवल पे ये ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सिनेमा। ओके, जूल किसकी इकाई है? एंड ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी है कार्य, ऑप्शन सी है शक्ति एंड ऑप्शन डी है दाब। तो जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी। ओके, कार्य। ओके, जस्ट वेट। हाँ, कार्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कम तापमान, ऑप्शन बी उच्च तापमान, ऑप्शन सी दाब एंड ऑप्शन डी आर्द्रता। जो आंसर सही है वो है बी उच्च तापमान। पायरोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लावा, ऑप्शन बी मैग्मा एंड ऑप्शन सी आग्नेय एंड ऑप्शन डी बेसाल्ट। जब ये जैसे मान लो एक ज्वालामुखी है और यहाँ पे ये उसका उद्गार हो रहा है। ठीक है, ये इसका उद्गार हो गया है। तो क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के नीचे, ये मान लो पृथ्वी का सतह है, इसके नीचे जो ये है पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं?
तो पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। ये जब पृथ्वी की सतह के नीचे है तो इसको हम मैग्मा कहते हैं। ये पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और जब ये बाहर निकल जाता है और इस तरीके से जब बाहर निकलता है तो इसको हम क्या कहते हैं? लावा। जब यही मैग्मा बाहर निकल आता है तो इसको हम क्या कह रहे हैं? लावा कह रहे हैं। ओके, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, मैग्मा, मैग्मा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क एंड ऑप्शन डी लंदन। तो जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बी जिनेवा। ठीक है, जिनेवा में जो है आईएलओ का मुख्यालय है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम। आईएलओ संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका उद्देश्य श्रम मानकों को निर्धारित करना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसका मुख्यालय हमने अभी अभी देखा जिनेवा। ओके, क्या देखा हमने? जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। रुपए की प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? ये रुपए के प्रतीक चिन्ह को, ये प्रतीक चिन्ह जो है रुपए का, किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उदय शंकर, ऑप्शन डी उदय कुमार एंड ऑप्शन सी नंदलाल बोस एंड ऑप्शन डी राकेश सिंह। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रुपए का सिंबल 2010 में दिया था। 2010 में जो है इस रुपए का सिंबल किसने बनाया था? डी उदय कुमार ने बनाया था। ओके, देख लेते हैं इसका व्याख्या। आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर थे डी उदय कुमार। 2010 में यह प्रतीक चिन्ह उन्होंने बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 एंड ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को जो है 24 जनवरी 1950 को जो है जन गण मन जो है भारत का आधिकारिक जो है राष्ट्रगान अपनाया गया था। ओके, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती संगठन कौन सा था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यूएनडीपी, ऑप्शन बी है आईएमएफ, ऑप्शन सी है GATT मीन्स गैट एंड ऑप्शन डी है WHO। तो WTO जो है विश्व व्यापार संगठन जो है वो उसका पूर्ववर्ती नाम था गैट। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। इसने शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को प्रतिस्थापित किया है। मीन्स गैट को प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, गैट का ही नया नाम क्या बन गया है? WTO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू विल कमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किस भारतीय शासक का वर्णन किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य एंड ऑप्शन डी बिंदुसार। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है इंडिका में। ओके, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग, सुब्रमण्यम। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो है बी वर्गीज कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ऑप्शन देख लेते हैं हम पहले किसे कहा जाता है। होमी जे भाभा, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम एंड CV रमन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने एंड 1 वर्ष। तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो अंतराल होगा वो 6 महीने का हो सकता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6 महीने का अधिकतम अंतराल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए,
ऑप्शन बी विटामिन सी, एंड ऑप्शन सी ऑफ विटामिन डी, एंड ऑप्शन डी विटामिन B1। तो रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रिकेट्स एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण बच्चों में हड्डियां नरम और विकृत हो जाती हैं। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है। ओके, इसलिए विटामिन डी की कमी के कारण क्या हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में। अधिकतर बच्चों में ही रिकेट्स रोग होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच पाए और आप अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और मजबूत कर पाएँ।